चलिए, आज नए उत्साह के साथ फिर आज मैथ का क्वेश्चन देखेंगे और सिलेबस को आज शुरू करेंगे, ठीक है? जिनको भी मैथ का नोट्स चाहिए वो आपसे व्हाट्सएप पर मैसेज करें और फिर फेसबुक पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। और कहने की बात है, आपको भी पर डे अब क्लास चलेगी, ठीक है? हर सब्जेक्ट की क्लास पर डे चलेगी, तो आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए और कुछ क्लास आप देख लिया कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक आ गई है, तो एग्जाम को देखते हुए आगे हम लोग को बढ़ना है, ठीक है? चलिए, जिनको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है मैसेज कर देंगे और जिनको नोट्स चाहिए आप लोग मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं मुझे, ठीक है? चलिए, अध्याय 1 है वास्तविक संख्या, ठीक है? वास्तविक संख्या जो होता है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है? तो इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा और फिर इसको हम चलते हैं। देखिए बेटा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है? एक मिनट। चलिए, कह रहा है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। हो जाओ, खुल जाओ। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। समझे? कहने का मतलब, अगर 16/5 भी लिख दें तो ये आपका क्या है, वास्तविक संख्या है। √5 अगर लिख देते हैं, ये भी आपका क्या है, एक वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर 3 लिख दे तो क्या ये वास्तविक संख्या है? नहीं, ये आपका हो गया प्राकृत संख्या हो गया। क्या हो गया? प्राकृत संख्या होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सब प्राकृत संख्या है और एक वास्तविक भी संख्या है, ठीक है? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपका सब आ जाता है, सब आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 √9 √7 कुछ भी हो, आपका क्या है, एक वास्तविक संख्या है, ठीक है? कह दिया कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या बोलते हैं। कुछ भी लिख दो भैया, 7 लिख दिए, ये भी आपका क्या है, वास्तविक संख्या। 16 लिख दिए, 25 लिख दिए, 5 लिख दिए, √7 लिख दिए, सब आपका क्या है, एक वास्तविक संख्या। कोई भी संख्या हो एक वास्तविक की संख्या होती है। अब आते हैं, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आर से प्रदर्शित करते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, आगे इसको देखते हैं। वास्तविक संख्याओं के प्रकार, ठीक है भाई? तो वास्तविक संख्या को ना मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक आपको बांटा गया है परिमेय संख्या, एक बांटा है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखो, परिमेय संख्या कौन है? जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। अपरिमेय संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √3 आपका एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है? क्लियर हो गया? अब आते हैं, उसके बाद परिमेय संख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है? और पूर्णांक संख्या को 2 वर्गों में बांटा गया है, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। इस पर आगे हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? आगे चलते हैं थोड़ा भाई। अब समझते हैं हम लोग, वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक वास्तविक संख्या और ऋणात्मक वास्तविक संख्या। देखो बेटा, धनात्मक क्या होता है? जैसे 7 7 8 9 7 11/22 5/6, ये सब आपका क्या है? आपका एक धनात्मक संख्या है। लेकिन -6 कर दे, -5 कर दे, -3/5 कर दे, ये आपका क्या है? ऋणात्मक संख्या है। क्या है? ऋणात्मक संख्या है। कहने का मतलब, आप समझिए बात को, ये है, अब यहाँ पर कोई 0 है, इधर 1 2 3 4 हो गया ना, इधर -1 -2 -3 -4, ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक।
ये हो जाएगा आपका धनात्मक। ठीक है, जो भी प्लस वाला आपका है वो आपका धनात्मक है, जो भी आपका माइनस में है वो आपका ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। ठीक है, इतना ही आपका क्या है, वास्तविक संख्या है, जिसमें से जो धनात्मक है जो प्लस में है और धनात्मक वास्तविक संख्या है, जो माइनस में है वो ऋणात्मक वास्तविक संख्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसके आगे फिर देखते हैं। आ गया, देखिए वही चीज दे दिया आपका जो प्लस के अंदर है। ठीक है, 1 2 3 4 सब धनात्मक है, जो माइनस में है आपका ऋणात्मक है। ठीक है, ऋणात्मक वास्तविक संख्या वह संख्या होते हैं जिनका मान धनात्मक होता है, जो कि प्लस में होता है वह धनात्मक कहलाएगा, जिसका मान ऋणात्मक में हो वह क्या कहलाएगा, आपका ऋणात्मक कहलाएगा। देखिए माइनस में लगा हुआ है ना, माइनस में सब है ना, माइनस में जो है सब आपका क्या है, ऋणात्मक हो गया। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्याओं के गुण कह रहा है, वास्तविक संख्याओं के 4 गुण होते हैं। संवृत्त गुणधर्म, जब दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ा या गुणा किया जाता है तो हमें यह एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। वास्तविक संख्या के इस गुणधर्म को ही संवृत्त गुणधर्म कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब कि अगर 7 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ, 21 प्राप्त हुआ, या 7 जोड़ 3 करें तो कितना हो गया, 10 हो गया। क्या किया, जब दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ा जाए या गुणा किया जाए तो हमें एक वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। हुआ ना, 21 भी एक वास्तविक संख्या है और 10 भी एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं के इस गुणधर्म को ही संवृत्त गुणधर्म कहा जाता है। ठीक है, जब बोल दिया कि जब दो वास्तविक संख्याओं को गुणा कीजिएगा या फिर जोड़िएगा तो उससे हमको एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होती है, जिसको संवृत्त गुणधर्म कहा जाता है। क्लियर, दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। दूसरा है क्रम विनीय गुणधर्म। क्रम विनीय गुणधर्म, और इसमें कहता है कि दो वास्तविक संख्याओं को किसी भी उलझे क्रम में जोड़ने पर या गुणा करने पर हमें एक समान वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। वास्तविक संख्याओं के इस गुणधर्म को क्रमवीय गुणधर्म कहते हैं। कहने का मतलब 7 गुने 3 कर दे या 3 गुने 7 कर दे, आपको देखो 7 21 और 7 21 हो गया ना। उल्टा सीधा भी कर लिए तो क्या हो गया, वही चीज प्राप्त हुआ। अगर 7 जोड़ 3 कर लिए तो 10, या 3 प्लस 7 कर दिए तो क्या हो गया, 10 है। वही कह रहा है, दो वास्तविक संख्याओं को किसी भी उलझे क्रम में जोड़ने या गुणा करने पर हमें एक समान वास्तविक संख्या प्राप्त होते हैं। तो क्या होता है, वास्तविक संख्या के इस गुणधर्म को ही क्रमनीय गुणधर्म कहा जाता है। एक है सअभाज्य गुणधर्म, एक है आपका सअभाज्य गुणधर्म। 3 वास्तविक संख्याओं के ग्रुप को ही परिवर्तित कर जोड़ने या गुणा करने पर उत्तर समान प्राप्त हो, परिमेय सामान्य को, इस गुण को सहभाज्य गुणनखंड कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं भाई क्या कहता है। इसको कीड़ा सा लग रहा है, इसमें नहीं चल रहा है। चलिए, कह रहा है कि देखिए कोई संख्या ऐसा, 3 वास्तविक संख्याओं को ग्रुप में ही परिवर्तित कर, अब देखो 7 गुने 3 प्लस 2 कर दिया, कितना हो गया, या 3 कर दिए। 3 वास्तविक संख्याओं के ग्रुप में एक ही परिवर्तित कर जोड़ने या गुणा करने पर उत्तर समान हो। आप समझ जाओ, अब हमने क्या किया, इसका हो गया आंसर 7 21, 21 3 24। ठीक है, अब कह दें कि अगर 3 गुने 3 करके जोड़ 7 कर देंगे तो 3 3 9 7 कितना हो जाएगा, 16। तो क्या ये होगा, नहीं होगा, ये आपका कभी नहीं होगा। मतलब पलटी मार का भी उसका गुना जोड़ करने पर समान होना चाहिए। अब एक चीज समझो बात को, अगर ऐसा कर दें इसमें कि अगर 4 गुने 5 जोड़ 6 कर दें, अब देखो 6 नहीं करते हैं, इसको ना कम करते हैं, इसको कर देते हैं 4 कर देते हैं। अब देखो 5 का 20 4 24। अब कर दें, फिर देखो 5 गुने 4 जोड़ 4 कर दे, 5 का 20 4 24। तो ये क्या आपका हो गया, सच्चा गुणधर्म हो गया, जी बिल्कुल हो गया।
ठीक है, पलटी मार के भी कर दिए तो आपका वही चीज आया। तो यही आपका कहता है सचय गुणधर्म कहता है। ठीक है, अब आते हैं एक दे रहा है आपका वितरण गुणधर्म। यदि वितरण गुणधर्म का प्रयोग गुणन पर योग का मतलब जोड़ का वितरण विधि या गुणन कर व्याकरण घटाव का वृत्त विधि का प्रयोग कर किसी प्रश्न का हल विभिन्न तरीकों से किया जाए तो एक समान ही प्राप्त होता है। इस गुणधर्म को वास्तविक संख्याओं का विवरण गुणधर्म कहते हैं। इसको हम लोग ना आगे बताएंगे, जब इसका सिलेबस करेंगे इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको इसको क्लियर कर देंगे कैसे क्या करना है इसको। ठीक है, अब है युग्रिक विभाजन एल्गोरिदम। बेटा इसमें कहता क्या है, इसको सिंपल में हम लोग समझते हैं। युग्रिक विभाजन एल्गोरिदम के कुछ क्या है, कुछ है ही नहीं, एक एक भाग करने का तरीका है। कहाँ गया, एक भाग करने का तरीका होता है जिसको हम लोग बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए क्यू बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। चलिए इसको समझते हैं भाई। इसका जो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जहां पर आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर दे भी दिया है, यहाँ पर दे भी दिया है। ठीक है, और क्या होता है कि ये जो नियम है युग्रिक विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ये आपका आर जो होता है वो आपका होता है शेष, एक होता है भागफल, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य। ठीक है, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल और प्लस शेष। इसको ना सिंपल भाषा में हम समझते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे फिर आपको पूरा क्लियर करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर दे दिया, बिल्कुल क्लियर कर दिया है, इसको हम भी क्लियर कर देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर। अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो लोचा हो गया। हाँ क्लियर हम लोग कर देते हैं। चलिए क्लियर क्या करना है कि देखिए कोई संख्या है 40, तो 8 गुने 8 नहीं करते हैं, काम हो जाएगा लोचा। इसको करते हैं 9 गुने 4 प्लस 4। अब समझ जाओ 40 है और ये 40 जो है ना आपका क्या है, भाजक है। क्या है, भाजक है। ये आपका हो जाएगा भागफल, ये हो जाएगा आपका भाज्य, ये हो जाएगा आपका शेष। तो कहने का मतलब आप समझिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कहने का मतलब जो भाजक जो होता है उसमें से भाज्य को भागफल से गुना कीजिए और शेष को अगर जोड़ देते हैं तो आपको भाजक के समान आ जाएगा, भाजक के समान आ जाएगा। एक बनाते हैं बाबू, यहाँ पर देखो ये आपका है 24, 5 चौका 20, 4 शेष। हमने क्या बोला, इसको बोलते हैं भाजक। जिससे भाग दिए वो कहलाएगा भाज्य। क्या कहलाएगा, भाज्य। जितना मर्तबे लगा, जितना मर्तबे गुना हुआ वो आपका कहलाता है भागफल। क्या कहलाता है, भागफल। और जो नीचे बच गया उसको बोलते हैं हम लोग शेष बोलते हैं। अब तीनों को जोड़ोगे ना तो भाज्य के समान आ जाएगा, भाजक के समान आ जाएगा। 5 चौका 20 और जोड़ 4 कितना हो जाएगा, 24 आ गया ना। वही कह रहा है बी क्यू प्लस आर, कह रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब बी जो हो गया आपका भाज्य हो गया। भाज्य कितना है, 9 है, भागफल कितना है 4 है, अब प्लस शेष कितना, तो आपका शेष है 4। अब जोड़ो, पहले बॉटोमास के रूल से गुना का 9 चौका 36 प्लस 4 कितना हो गया आपका 40 हो गया। ठीक है, तो आपका क्या होता है, भाजक बराबर होता है भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। मतलब लिख देते हैं यहाँ पर कि भाजक भाजक बराबर भाज्य गुने भागफल, भागफल प्लस शेष।
काम खत्म। यही आपका है भाजक का फार्मूला। कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है, ये आपका टोटली का टोटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा चलते हैं। हीरा बैठ गया, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। देखिए यहाँ बैठ गया, जहां बैठेगा ना वहां दिक्कत करेगा। चलिए अब कह रहा है एक चीज, अंक गणितीय पर आधारभूत प्रमेय। यहाँ पर दे दिया है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं को एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जो क्लियर है इसको चले बाद में करते हैं। अब आते हैं HCF कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक, मतलब रियल नंबर होगा, कोई वास्तविक संख्या होगा जो धनात्मक हो, कि पूर्णांकों के HCF और LCM अंक गणितीय के आधारभूत प्रमेय को प्रयोग करके किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। ऐसा करते समय इस प्रमेय के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। इस विधि को अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। और अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है? देखो बेटा क्या होता है, लघुत्तम तो सबको आता होगा, और लघुत्तम के तरीका से किसी को तोड़ देना ही अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाता है। तो अभाज्य संख्या पहले समझते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या होता क्या है इसको हम जानते हैं पहले। देखिए बेटा, अभाज्य संख्या जो होता है संख्या, वैसी संख्या को कहते हैं, वैसी संख्या को कहते हैं जो खुद से या एक से विभाजित हो, जो खुद की संख्या से या एक से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाएगा। अभाज्य संख्या कहलाएगा। कहने का मतलब वैसी संख्या, जैसे समझ लीजिए भाई 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, डॉट डॉट डॉट। ये जितनी सारी संख्याएं है ना, ये जब भी विभाजित होगी तो खुद से होगी या फिर एक से होगी। 3 देख लो, एक से होगा या 3 से होगा, 5 खुद से होगा या 5 से होगा, 7 खुद से होगा या 7 से होगा, 11 खुद से होगा या 11 से होगा, 13 खुद से होगा या 13 से होगा। तो ऐसी जो संख्या सारी है जो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रहा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो भाई समझो कि कहने का मतलब, एक चीज यहाँ पर बनाते हैं हम फिर। चलिए 6 है, पहले 6 को निकालते हैं लघुत्तम। अभाज्य गुणन 2 से निकालेंगे तो 3 हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3, कोई दिक्कत नहीं। 20 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 से 10, 2 से 5, इसको लिखा 2 गुने 2 गुने 5। बात समझ में आया। अब आते हैं, देखो 6 को लिखे हैं 2 गुने 3 और 20 को लिखे हैं 2 गुने 5। अब आता है HCF। HCF को महत्तम समावर्तक कहते हैं। तो HCF कहता है कि जो दोनों में हो वही आपका HCF होगा, जो दोनों में हो वही उसका HCF होगा। ठीक है, और बाकी जो नहीं हो, जोड़ा वाला को एक तरह कर दीजिए और बाकी को अलग अलग कर दीजिएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। देखिए पहले HCF कितना हो गया भाई, HCF इसका कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब आते हैं LCM। तो LCM का निकालने का तरीका क्या है, दोनों में जो है उसको एक मरतबा लिखो। तो भाई इधर भागो, ये भाग रहा है, चलिए तो लिखते हैं। तो देखो 2 है तो एक बार लिख लिया, बाकी संख्या को 3, 2 और 5, यही ना बच्चा। मतलब जो दोनों में हो उसको एक मरतबा लिखना है, एक जगह लिखना है, और बाकी जो सिंगल सिंगल हो सबको लिख दो। 6 5 दूना 10, 10 या 30, 30 दूना 60। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया LCM। क्या हो गया, LCM। ठीक है, जो दोनों में हो वो आपका क्या हो जाएगा, HCF।
और जो दोनों में नहीं हो, ठीक है, उसको सबको गुना कर दीजिए, और जो दोनों में हो उसको एक ले लीजिए, वो आपका क्या हो गया, HCF निकल जाएगा। क्लियर, अब समझ में आ गया। तो इसका कहने का मतलब, इसका HCF कितना है भाई, HCF आपका 2 आया था, और LCM इसका कितना आया था, 60 भी निकाले हैं ना गुना करके। तब फिर कर, अब इस पर देखेंगे क्वेश्चन, आपको आगे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, है ना, इसका 2 आया और HCF कितना आया था, 60 आया था। चलिए, वही है 6 और 20 का निकाल दिया है अभी, आगे चलते हैं। आप देखिए, अंकगणितीय का आधारभूत प्रमेय, हमने क्या बोला कि जब भी विभाजित करेगा तो किससे करेगा, आपका आपका अभाज्य संख्याओं से करेगा। ध्यान देना बेटा, देख रहे हो ना, 2 से कर रहा है, 5 से कर रहा है, फिर 5 से कर रहा है, फिर 5 से कर रहा है, फिर 5 से कर रहा है। यहाँ पे देखिए, 2 से किया, 2 से किया, 3 से किया, 3 से किया और 5 से किया, क्योंकि जब भी यह करेगा तो अभाज्य संख्याओं से करेगा। भाग जब भी देगा तो अभाज्य संख्याओं से देना इसको है। ठीक है, अब आते हैं, ये तो निकाल चुके हैं, क्या क्लियर कर चुके हैं अभी। अब अपरिमेय संख्या का पूर्णवन, देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये कहीं कीड़ा बैठा। चलिए, हमने क्या बोला, ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, और p और q पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, और q बराबर 0 है, q बराबर 0 नहीं है, q बराबर 0 नहीं है, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या हमने क्या बोला था, कोई भी संख्या अगर रूट में है और उसका वर्गमूल सही सही नहीं निकल रहा है, वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। जैसे √5, √3, √7, √11, √13, ये सब आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि √9 एक परिमेय संख्या है, √9 3 का हो जाएगा, √16 परिमेय संख्या है, √4 परिमेय संख्या है, √25 आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, आपका √2 एक अपरिमेय संख्या है, आपका 3√5, यहाँ पर 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से गुना कीजिएगा तो आपका रिजल्ट अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक है, अगर किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना कीजिएगा तो आपका हमेशा क्या आएगा, रिजल्ट उसका अपरिमेय संख्या आएगा। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 इसका मान होता है, वह एक परिमेय संख्या है। इसको आप लोग याद कर लोगे। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, कभी कभी पूछ देता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। भाई कहने का मतलब इस सर, अब तो एक और सवाल आ गया कि पाई का ही मान 22/7 होता है, तो ये परिमेय संख्या क्यों है। तो होता क्या है कि 22/7 का मान जो होता है ना, वह 3-4 अंक के बाद वेरी करने लगता है, जबकि पाई का मान अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपका एक ये परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। और ऐसे भी समझो कि 22/7 एक p/q के रूप में, p/q के रूप में ऐसे भी बोल सकते हैं, इसलिए एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर दे दिया ना, रूट में है ना दिया हुआ, हमने क्या बोला था कि रूट में अगर 9 हो, रूट में 4 हो, रूट में 16 हो, रूट में 25 हो, रूट में 64 हो, रूट में 100 हो, तो आपका वो परिमेय संख्या होगा। बल्कि जिसका ना निकले वो आपका अपरिमेय संख्या है। √2, √3, √15, पाई आदि सब क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। देखिए, अब कह रहा है कि उदाहरण दिया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करने की बात आती है। तो जब भी सिद्ध करने की बात आएगी ना, तो तभी सिद्ध होगा जब इसको हम उल्टा मान लेंगे, विपरीत मानेंगे। नीचे लिखेंगे, माना कि √2 एक माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसको उल्टा मानना है, लिखा होगा। हम इसे विपरीत यह मान लेते हैं कि √1 अपरिमेय संख्या है, मान लिया। हमने क्या बोला कि अपरिमेय रहेगा तो उसको परिमेय मानना है, अपरिमेय रहेगा तो उसको अपरिमेय मानना है। अतः हम दो पूर्णांक r और s यहाँ लिख सकते हैं, p और q ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे √2 बराबर p/q, मतलब r/s, मतलब
बटा के रूप में लिखते हैं। हमने क्या बोला था कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब अब पी बाई क्यू के रूप में हम लिखें इसको, पी बाई क्यू के रूप में लिखे या आर बाई एस के रूप में लिखे, इससे कोई लेना देना नहीं है, सब वही चीज है। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया आपको समझने के लिए, यहाँ पर हम पी लिख देते हैं, यहाँ पर क्यू लिख देते हैं, यहाँ पी और क्यू लिख दिए हो तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, अब बात को समझते हैं, यहाँ फिर लिखेंगे। मान लीजिए कि पी और क्यू एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, किसी के साथ ये गुना नहीं हो रहा है, तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड को P और Q को विभाजित करके √2 को A बाई B से प्राप्त कर सकते हैं या P बाई Q के रूप से प्राप्त कर सकते हैं, जहां A और P एक सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, या ऐसा भी लिख सकते हैं √2 बराबर A बाई B, इसलिए B बराबर A बराबर लिख सकते हैं √2B लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि B एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर आ गया, लेकिन √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, मान लेते हैं, कर दिया ना, वही चीज अभी कर दिया ना, अतः B √2 बराबर A हुआ। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर पुनर्वास्तविक हमें प्राप्त होता क्या है कि अगर दोनों तरफ को वर्ग किए तो इसको भी वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, अब स्क्वायर स्क्वायर हो गया। अब भाई जब स्क्वायर स्क्वायर हो गया तो फिर जब इसको चढ़ाएंगे, रूट हटाएंगे, इसको स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, इसको फिर रूट चढ़ेगा ना, और रूट चढ़ेगा, बड़ा हीरा बहुत परेशानी कर रहा है। तो इसलिए क्या होता है, विभाज्य करेगा, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं था, डायरेक्टली हम यहीं पर चले जाएंगे। ठीक है, ये कीड़ा बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, कीड़ा इतना ज्यादा परेशान कर रहा है अभी ना, इसको क्लियर कर ही लेते हैं। चलिए, इसको कर लेंगे। ठीक है, उसको कोई जरूरत नहीं था वहां लिखने का, बस यहाँ पर लिख के विभाजित करता है, अतः रूट चढ़ा देंगे तो अतः एक आपका एक परिमेय संख्या होगा, जबकि रूट एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत हुआ और लिख देंगे अतः √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आ गया परिमेय संख्या जिसको P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, जहां वही हाल है, Q बराबर 0 न हो, आपका क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब आता है अंश और हर। याद रखना, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, और आगे की क्लास फिर हम चलाएंगे, अब अंश और हर पर चलेंगे, फिर आपको आगे बताएंगे। ठीक है, फिर कल देखते हैं इसको।